सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम सीखने जा रहे हैं कि ITR 4 रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। बट पहले हम समझाएंगे ये ITR 4 रिटर्न है क्या और किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ITR 4 अपने आप में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है उन लोगों के लिए जो कि छोटे व्यापारी हैं, जिनका टर्नओवर कम है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। तो अब प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, वो कैसे अपना प्रॉफिट शो करें, कैसे अपनी इनकम कैलकुलेट करें। तो ITR 4 उनके लिए एक स्पेशल फॉर्म बनाया गया जिसमें वो अपनी इनकम को एक प्री डिटरमाइंड रेट से, जो रेट इनकम टैक्स ने डिक्लेयर कर रखी है, उन्हें सिर्फ अपना टर्नओवर बताना है और टर्नओवर के बेस पर उनकी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। हाँ, वो किसी भी तरह का खर्चा, किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर को वहां पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक फैसिलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से है उन छोटे व्यापारियों के लिए जिनके पास, कह सकते हैं आप, ना तो ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज है, ना ही रिसोर्सेस है जिससे कि वो अपने यहां पर किसी अकाउंटेंट को हायर कर सके। इसलिए वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो अपनी इनकम इस बेसिस पर शो कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए, तो ITR फॉर्म 4 क्या है पहले ये बात कर लेते हैं। तो ITR 4 फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम में जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लोग, जो कवर होते हैं लोग, उनके लिए बनाया गया फॉर्म है। प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन का मतलब है जहां आपकी इनकम प्रिज्यूम की जाएगी कि आपके बिजनेस से जो आपका टर्नओवर है उसके बेस पर आपकी इनकम इतनी होगी। एक रेट है, जैसे रेट का बता दूं आपको, 8% और 6%। आपके टर्नओवर का 8% और 6% जो भी एप्लीकेबल रेट है। अगर आपका टर्नओवर मेनली कवर होता है बैंक अकाउंट के थ्रू, मतलब बैंक ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, तो आप के लिए जो रेट एप्लीकेबल है वो 6% है। और अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एप्लीकेबल जो रेट है वो 8% है। ध्यान दें, ये रेट जो एप्लीकेबल है ये टैक्स की रेट नहीं है, ये आपकी इनकम की रेट है। प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन में 3 सेक्शन बनाए गए, 44AD, 44ADA और 44AE। अब ये तीनों सेक्शन के ऊपर डिस्कस और डिटेल हम लोगों ने बहुत ब्रीफली कर रखा है और इसके लिए हमारे पास एक अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आप कौशलम के चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगी। इसलिए हम यहां पर इन सेक्शंस के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप इन सेक्शंस में कवर हैं और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आप किस तरह ITR 4 फाइल करेंगे, उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और वहां उस केस में जहां आपके ऊपर सेक्शन 44AD एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो वहां आपके लिए ITR 4 फॉर्म नहीं है, वहां आपको ITR 3 फॉर्म फाइल करना होगा, जहां आपको अपनी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में शो करनी होगी। अब बात करते हैं प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम क्या है। तो हमने जैसे बात करी, प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो एग्जेम्प्ट करती है स्मॉल टैक्स पेयर्स को फ्रॉम मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं कौन एलिजिबल है फॉर्म ITR 4 फाइल करने के लिए। तो जैसा मैंने बताया, जो कि बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44AD और सेक्शन 44AE, या फिर जो कि प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44ADA, जिनकी इनकम सैलरी या पेंशन से 50 लाख रुपए तक है, इससे ज्यादा नहीं, और हाउस प्रॉपर्टी उनके पास एक ही है, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी से वो इनकम कमा रहे हैं। अगर एक से ज्यादा है तो फिर यहां पर ITR 4 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके लिए फिर दूसरे ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। इसी तरह अगर आपकी अदर सोर्स की इनकम भी 50 लाख रुपीस तक है, जैसे आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम है, FDs वगैरह का कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इनकम भी आपकी यहां पर कवर हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, अगर आपके पास कोई कैजुअल इनकम है, लाइक लॉटरी की इनकम, हॉर्स रेसेस की इनकम, तो वो यहां पर कवर नहीं है, मतलब वो लोग फिर ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करें और कौन जो लोग हैं ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो आजकल आपने सुना होगा कई लोग फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं, मींस वो किसी एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब नहीं करते, किसी कंपनी में जॉब नहीं करते, खुद अपना काम करते हैं, वर्क लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वर्क को पूरा करते हैं। तो उनकी इनकम भी इस ITR 4 के हिसाब से ही एप्लीकेबल है, मतलब ITR 4 ही उनको फाइल करना होगा। चलिए बात करते हैं कौन ITR 4 फाइल नहीं कर सकता। एक ऐसा पर्सन जो कि किसी कंपनी में डायरेक्टर है, वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। जिनके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह जिनके पास आउटसाइड इंडिया कोई असेट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई साइनिंग अथॉरिटी है, या कोई इनकम का कोई सोर्स है जो कि इंडिया के बाहर से है, तो वो भी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। कि अगर आपके ऊपर सेक्शन 44AD, ADA, AE एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना जरूरी है, तो वहां पर भी आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो भी आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है
तो भी ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह आपके पास अदर सोर्स की इनकम है जो मेनली कैजुअल इनकम्स हैं, जैसे लॉटरी की इनकम, हॉर्स रेस की इनकम, तो वो भी यहाँ पर कवर नहीं होगी, उनके लिए ITR 4 एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उनके लिए स्पेशल टैक्स रेट्स हैं, इसलिए उनको यहाँ कवर नहीं किया गया है। इसी तरह अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो भी आप यहाँ पर ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ इनकम्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं जहां पर आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं कैसे फाइल होती है ITR 4। ये अब आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली पोर्टल के साथ, जहां पर हम बात करेंगे कि किस तरह आप फाइल कर सकते हैं खुद अपनी ITR 4 रिटर्न। तो यहां हम आ चुके हैं इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर, और ई फाइलिंग पोर्टल पर हमने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन के आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर ID मींस आपका पैन नंबर और आपका पासवर्ड डालना है, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपको आना है रिटर्न फाइलिंग पर। रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है ई फाइल ऑप्शन, जो डैशबोर्ड के बगल में आपको दिख जाएगा, ई फाइल टैब, उस पर आप जाएंगे। वहां पर जाकर भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ई फाइल टैब में जाएंगे, वहां पर ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न्स, और इनकम टैक्स रिटर्न में आपके पास ऑप्शन है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहां से भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और आजकल जो नया पोर्टल बना है इसमें एक डायरेक्ट रूट भी आपके पास है, फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप जो रिटर्न है वो डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। तो फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप असेसमेंट ईयर बताइए, किस असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो अभी हम करंट असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, मोड क्या होगा फाइलिंग का, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन को सेलेक्ट करेंगे, और बेटर रहेगा आप ऑनलाइन ही करें, क्योंकि आपकी जो बाकी वर्किंग है वो कम हो जाएगी। कंटिन्यू करें। अब आप आ गए हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। अगर आपके पास पहले से कोई रिटर्न ऑलरेडी आपने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दी है, फाइल करना स्टार्ट कर दी है और सबमिट नहीं करी है, तो आपकी रिटर्न आपको यहां शो हो जाएगी कि यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। तो यहां एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिज्यूम फाइलिंग। अगर आपने पहले से प्रोसेस करना फाइल करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन किसी कारण से आप सबमिट नहीं कर पाए, तो वापस आप जब लॉगिन करेंगे तो आप वापस से जितना रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं, डेटा उसमें दे चुके हैं, वो आपको यहाँ रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जो दिखा रहे हैं आपको, उसमें हम एक फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसलिए अगर फ्रेश रिटर्न आपको फाइल करनी है, स्टार्टिंग से फाइल करनी है, तो आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। अब आपसे पूछा जा रहा है आप किस तरह के असीसी हैं, टाइप ऑफ असीसी, आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अदर हैं, क्योंकि ITR 4 या तो इंडिविजुअल या HUF के लिए एप्लीकेबल है, कंपनीज फर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम बात करें किसी इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल है और किसी तरह के बिजनेस से वो इनकम कमा रहा है, जिसकी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, तो हम यहां पर इंडिविजुअल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है किस तरह का ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है जो आप फाइल करना चाहते हैं। तो हम ITR 4 फाइल करना चाहते हैं, हम ITR 4 पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद ITR 4 करेंगे और लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके रीजन आपसे पूछ रहे हैं। तो मेनली आपको रीजन फाइल करना है कि टैक्सेबल इनकम आपकी मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, चाहे नहीं हो तब भी आपको यही ऑप्शन टिक करना है। अगर कोई और अदर रीजन है जिसकी वजह से आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है, जैसे आपकी जो एग्रीगेट डिपॉजिट्स हैं आपके करंट अकाउंट में वो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपके जो ट्रेवलिंग के खर्चे हैं फॉरेन कंट्री में वो 2 लाख से ज़्यादा हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। और अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा हैं साल भर के, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। बट अभी हम यहाँ फाइल कर रहे हैं नॉर्मली कि जहाँ आपकी इनकम की बात हो रही है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम है, चाहे नहीं भी हो तो भी आप यही ऑप्शन टिक करना है। कंटिन्यू पे जाएंगे। कुछ यहां पर आपकी रिटर्न्स के, आपके इनकम के बारे में डिपार्टमेंट के पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जिसे हम प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो आपको यहां पर पहले से मिल जाएगी। तो उसे आपको यहां वैलिडेट करना है कि भाई जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है वो सही है कि नहीं है, और अगर सही नहीं है तो आप खुद उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ पे कुछ रिटर्न समरी में कुछ चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में, इसके बाद आपके डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपके डिडक्शंस, आपके टैक्स पेड, और लास्ट में आपकी कैलकुलेट करेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो इन 6 पॉइंट्स के साथ हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन में। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपना एड्रेस, रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन, आपका बैंक अकाउंट, ताकि अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो उस रिफंड को आप क्लेम कर सकें और आपके अकाउंट में वो रिफंड क्लेम क्रेडिट हो सके, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे आप यहाँ सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पहली बात तो आप यहाँ एम्प्लॉई नहीं है क्योंकि हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं, आप खुद अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसको अदर्स में सेलेक्ट करेंगे।
आपका एम्प्लॉयमेंट नेचर अदर में आएगा। फाइलिंग सेक्शन क्या है, अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) आपके लिए एप्लीकेबल है, और अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब गलती हो गई आपसे रिटर्न फाइलिंग में और उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं आप, तो सेक्शन 139(5) आपके लिए एप्लीकेबल होगा। बट अभी हम लोग फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं, तो रिटर्न का सेक्शन जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो सेक्शन 139(1) है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या आप न्यू टैक्स रिजिम को एप्लीकेबल करना चाहते हैं, जिसमें आपको कह सकते हैं कि आपका जो स्लैब रेट है वो चेंज हो जाएगा और आप कई तरह के डिडक्शंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप वो वाला सेक्शन या वो वाला सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हैं टैक्स कैलकुलेशन के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। हम यहाँ रिकमेंड करेंगे कि आप पुराना सिस्टम जो टैक्स का है, जिसमें आपको कई तरह के डिडक्शंस भी मिलते हैं और आपको कई तरह की रिबेट्स भी मिलती हैं, वो वाला ही टैक्स सिस्टम आपको अडॉप्ट करना चाहिए। और अगर आपके कोई डिडक्शंस नहीं है तो फिर आपके लिए ये जो नया टैक्स सिस्टम है सेक्शन 115 BAC का, वो एप्लीकेबल होगा। अगर आप उसको एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो उसको यस करेंगे और नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे, ताकि पोर्टल अपने आप आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सके। ओके, आगे आएंगे। इस करंट ईयर के इस असेसमेंट ईयर के लिए आप क्या कर रहे हैं, ऑप्टिंग इट नाउ और नॉट ऑप्टिंग। हम इसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, हम पुराने सिस्टम को ही जो टैक्स का है स्लैब रेट 2,50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, वो वाले स्लैब को ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी ऑप्शन को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, क्या ये रिटर्न कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी फाइल कर रहा है आपकी तरफ से? नहीं, हम खुद फाइल कर रहे हैं, तो उसको हम नो कर देंगे। आगे आएंगे। आपसे पूछा जाएगा आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स। हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट डाल रखा है, आपको सिर्फ यहाँ उसको वैलिडेट करना होता है। ये ऑलरेडी वैलिडेटेड भी है। अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है क्या कि कोई रिफंड बनेगा आपका, तो क्या वो इस बैंक अकाउंट में जाएगा? जी हाँ, तो इसको इस टैब को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेबल कर देना है। और अगर कोई और नया अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा, तो आप यहाँ पे दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर पे क्लिक करके, अभी हम वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास जो अकाउंट सेलेक्टेड है हम उसी में अपना रिफंड क्लेम करेंगे। तो अब आ जाएंगे हम कंफर्म पर। ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन समरी कंप्लीट हो गई, और जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा टिक का, कंफर्म का, कि ये कंफर्म हो चुका है कि जो रिटर्न आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास कंप्लीट है। इस तरह आपको ये सारी चीजें जो ऑप्शंस हैं ये सारे कंफर्म करने, और तब जाके लास्ट में आप रिटर्न फाइलिंग की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। अब आपको जाना है ग्रॉस टोटल इनकम पर। अब ITR 4 अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो इसमें आप अपनी सैलरी इनकम भी दिखा सकते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी दिखा सकते हैं, बिजनेस की इनकम नहीं दिखा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो कौन सा सेक्शन होगा? 44 AD और ADA या फिर AE। कैपिटल गेन की इनकम आप यहां नहीं दिखा सकते, अदर सोर्स की इनकम आप यहां दिखा सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगला पेज जो हमसे पूछ रहा है वो है सैलरी एग्जम्पशन की। आप सैलरी के कोई एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं क्या, जैसे ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस का या स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस का, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का। तो जो भी एग्जम्पशन आप क्लेम करना चाहते हैं आप उसको यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं आप नो करेंगे, और नो नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा अगर आप आगे बढ़कर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। हम कोई भी एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जो एप्लीकेबल हो वो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछी जा रही है सैलरी की इनकम। अगर आपको सैलरी की इनकम डालनी है तो क्या करेंगे आप, ऊपर जो इनकम फ्रॉम सैलरी के आपको राइट हैंड साइड पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, वहां जाकर आप एडिट करेंगे और वहां पर आपकी इनकम को आपको डालना होगा। एक बार हम दिखा देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ कोई सैलरी की इनकम नहीं है जो रिटर्न आपके लिए फाइल कर रहे हैं। अगर तब भी आपकी कोई सैलरी की रिटर्न हो तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रॉस सैलरी, इसमें सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यहां आप अपनी सैलरी डाल सकते हैं। राइट, कोई परचेसिस्ट है, कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट आपको किसी नोटिफाइड कंट्री से आ रहा है, तो ये सारी डिटेल आपकी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ डालनी है। हमारे पास यहाँ कोई अभी एप्लीकेबल नहीं है, हम कोई सैलरी की इनकम नहीं डाल रहे हैं। हम तो मेनली आपको सिखा रहे हैं कि बिजनेस की इनकम जो सेक्शन 44 ADA में, AD में या AE में कवर होती है उसकी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। ठीक है, सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मतलब हमारी सैलरी की कोई इनकम नहीं है, ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी की अगर इनकम है तो एडिट डिटेल्स में जाकर वैसे ही आप जाएंगे और यहां पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डाल देंगे अगर कुछ है तो, नहीं है तो आगे बढ़ चलें। अब आ गई बात बिजनेस की, तो हम मेनली यहां ITR 4 बिजनेस के लिए ही सीख रहे हैं। अब हम इसलिए बिजनेस की डिटेल्स और उसकी इनकम की बात यहां पर करेंगे। तो ऐड डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है या गुड कैरेजेस है। क्योंकि बिजनेस है तो सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल है, प्रोफेशन है तो ADA एप्लीकेबल है, और गुड्स कैरेज का आपका बिजनेस है तो सेक्शन 44 AE आपके लिए एप्लीकेबल है। हमारे लिए हम बात कर रहे हैं किसी बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस जो कर रहा है, जिसकी रिटर्न हम यहाँ आपको फाइल करके दिखा रहे हैं, वो कोई किसी बिजनेस में एंगेज्ड है और उनका जो बिजनेस है वो मेनली सपोज एजुकेशन के बिजनेस में, मीन्स वो अपना एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, और
यहां पर हम उनकी इनकम सेक्शन 44 AD में कवर कर रहे हैं। वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, लेकिन वो ट्यूशन से अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस। अगर आपने अपनी ट्यूशन क्लासेस को कोई नाम दिया है तो आप यहां नाम डाल सकते हैं, डालना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। सपोज हम डाल रहे हैं क्लासेस का नाम विजन एजुकेशन हब, ये बिजनेस नेम है जिनकी रिटर्न आप फाइल करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ इसके बाद अगला जो काम है आपको करना है वो है बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। बिजनेस कोड किसका क्या है, सब हर तरह के बिजनेस के लिए एक अलग कोड बनाया गया है ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन उस कोड से हो सके। अब आपके लिए जो एप्लीकेबल बिजनेस कोड है वो क्या होगा, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो आपको वहां इजीली मिल जाएगा। अभी जो हम फाइल करने जा रहे हैं रिटर्न कोचिंग सेंटर की इनकम है, इसके लिए जो बिजनेस कोड है वो हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे, और जो बिजनेस कोड है हमारे लिए वो ये है 17006। तो 17006 को हम यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप देखेंगे 17006 कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशंस, इसके लिए ये कोड बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी इनकम का दे सकते हैं कि आप मेनली क्या करते हैं इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन ना दे सकते हैं, प्रोवाइडिंग ट्यूशन, दैट्स इट। ये हमने अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन दे दिया। ऐड करेंगे। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है आपका ग्रॉस टर्नओवर, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट क्या है। वो भी आपके दो तरह से पूछा जा रहा है, एक तो अकाउंट पे चेक से और एनी अदर मोड। मतलब अगर आपकी इनकम आप मेनली अकाउंट पे चेक से, बैंक ड्राफ्ट से या NEFT इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से रिसीव करते हो तो आपको यहां पर ए ऑप्शन में आपकी इनकम या रिसिप्ट का अमाउंट डालना है, टर्नओवर का अमाउंट डालना है। और अगर आप कैश में रिसिप्ट करते हो तो आपको एनी अदर मोड में डालना है। ये दोनों अलग अलग डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैंने बात करी थी सेक्शन 44 AD में आप अपनी जो टोटल रिसिप्ट है, टर्नओवर है, उसका 8% इनकम शो करोगे अगर आपकी रिसिप्ट कैश से है। और अगर कैश से नहीं है, बैंक से है, मींस बैंक ट्रांसफर से है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से है, तो उस केस में आपके ऊपर जो एप्लीकेबल इनकम है वो आपके टर्नओवर का 6% होगा। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर आप चाहें तो इस रेट से जो 6 और 8% की रेट एप्लीकेबल है आपके टर्नओवर पर, इससे ज्यादा भी इनकम आप यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। और कई लोग करते भी हैं, क्योंकि अगर सपोज मैंने यहां पर दिखा दिया कि मेरा टर्नओवर 30 लाख का है और 30 लाख का 8% में अगर अपनी इनकम बताऊं तो 30 लाख का 8% 2,40,000 होता है। 2,40,000 अगर इनकम है और कोई चाहता है कि नहीं नहीं ये तो इनकम बहुत कम आ रही है, मेरे इनकम एक्चुअल में इससे ज्यादा है, तो आप उससे ज्यादा भी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं यहां पर, राइट। सो सबसे पहले हम यहां पर डालेंगे, अब हमारा जो असीसी है उसकी मेनली जो इनकम है वो कैश में आती है, तो हम यहां कैश में डाल रहे हैं। ये हमने उसकी इनकम डाल दी। अब आपकी इनकम का जो भी परसेंटेज है 8%, 6% या इससे ज्यादा आप क्लेम करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मेरी 8% से ज्यादा मेरा मार्जिन है, मेरे बिजनेस में ट्यूशन क्लासेस में ज्यादा खर्चा कुछ नहीं होता, तो मैं यहां पर सपोज अपने बिजनेस का जो मार्जिन लेके चल रहा हूं वो 20% लेके चल रहा हूं, तो मैं उतनी ही इनकम यहां पर क्लेम करूंगा। जो मैंने इनकम अपना रिसिप्ट दिखाई है उसका 20% मैं कैलकुलेट करके अपनी इनकम यहां पर शो कर रहा हूं। मैं चाहूं तो 8% भी कर सकता हूं, लेकिन मैं 20% कर रहा हूं अपने हिसाब से। अब इसको हम ऐड करेंगे तो विच एवर जो हायर होगा वही इनकम यहां पर डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ले लेगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं प्रिज्यूम्टिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA AE, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वैसी डिटेल्स आपको वहां पर, जैसे हमारे पर ADA सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल था तो हमने उसकी डिटेल डाल दी, और कोई सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आ रही है हमारे पास अगला हेड, कैपिटल गेन नहीं है देखिए यहां पर, क्योंकि कैपिटल गेन वालों के लिए ITR 4 एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पर अगला जो सोर्स और लास्ट सोर्स आपके पास इनकम का आ रहा है वो है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में जाएंगे, अदर सोर्स में मेनली आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है सेविंग बैंक अकाउंट से या फिक्स डिपॉजिट बैंक या पोस्ट ऑफिस से जो इनकम होती है, या इसके अलावा कोई कमीशन वगैरह आपको मिलता है, वो सारी इनकम आपकी यहां पर कवर होती है इसमें अदर सोर्सेज हेड में। ठीक है, मेनली इंटरेस्ट की इनकम यहां पर कवर होती है, डिविडेंड की इनकम यहां कवर होती है। तो अगर आपकी कोई इनकम यहां पर एप्लीकेबल है उनमें से तो आपको उसको सेलेक्ट करना है यस, और आपकी इनकम का यहां पर जो है अमाउंट आपको डालना है। अगर नहीं है तो आप उसको नो रहने दीजिए
और कंटिन्यू करिए। हमारे केस में यहां अदर सोर्स की कोई इनकम नहीं है, इसलिए इसको हम नो करके चल रहे हैं। अब आप इसको कंफर्म करेंगे। जैसे आपने कंफर्म किया, अब आपने सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आपके सामने आ रही है 3,60,785, जो मैंने डिक्लेयर करी। मैं चाहता तो 8% के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकता था जो कम आती, बट मैं इतनी इनकम शो करना चाहता हूं, इसलिए 3,60,785 मैंने यहां पर दिखा दी अपनी इनकम। नाउ अब आपके पास है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अगर कोई आपकी डिस्क्लोजर करना है आपको किसी चीज का, आपके फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का, आपकी कोई टर्नओवर जिस पे जीएसटी लगता है, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप यहां दिखा सकते हैं, नहीं तो आप कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। कंफर्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शंस। अगर आप अपनी इनकम में से कुछ डिडक्शन जैसे लाइफ इंश्योरेंस का, मेडिकल प्रीमियम का, पेंशन फंड का, सेक्शन 80GG रेंट पेमेंट का, सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का, या फिर सेक्शन 80D जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 80TTA जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का 10,000 तक का डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में TTB सेक्शन एप्लीकेबल है, जहां पर वो 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आपके लिए जो भी डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर यस करेंगे, और फिर उसके बाद आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। हमारे लिए कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक शेड्यूल आ जाएगा आपके सामने, और वो शेड्यूल आपको फिल करना होगा एडिट पे जाकर। हालांकि हमारे लिए यहाँ कोई शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर किसी तरह का डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे, इसलिए हम इसको एडिट भी नहीं करेंगे। हम कंफर्म करेंगे नीचे जाकर, और हमारे डिडक्शंस हो जाएंगे टोटली जीरो। तो देखिए ये भी कंफर्म हो गया। अब आपका आ रहा है टैक्स पेड। अगर आपने पहले से कोई टैक्स पे कर रखा है बाय वे ऑफ TDS, हो सकता है आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ हो, या फिर कोई एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है, या आपने जमा कराया एडवांस टैक्स, या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, तो वो आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन जीरो आ रही है, इसका मतलब ये कि जिस SEC की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका टैक्स पेड भी जीरो है, उसने कोई एडवांस टैक्स भी नहीं दिया क्योंकि उसको एप्लीकेबल नहीं है, और ना उसका कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी, और नहीं मिल रही है तो आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। नहीं है तो कंफर्म करें, मतलब पहले से हमारा कोई टैक्स डिपॉजिट नहीं है, ना हमने जमा कराया। लास्ट ऑप्शन आपके पास है टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहां आपको कुछ नहीं करना, ये टैक्स लायबिलिटी टोटल सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा, आप खुद देख सकते हैं आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। तो आपकी जो इनकम है टोटली वो 3,60,785 है, एक ही सोर्स की इनकम थी, और अब उस इनकम पर जो आपका टैक्स बनता है, वैसे तो क्योंकि आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है तो आपकी टैक्स बनेगा 5% की रेट से। 2,50,000 से लेकर 360 तक आपकी जो इनकम आती है उस स्लैब पर, उसके हिसाब से जो टैक्स बन रहा है वो है 5,540। लेकिन क्योंकि इस इनकम टैक्स सेक्शन में 87A में आपको रिबेट मिलेगी, रिबेट इसलिए मिलेगी क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपीज से कम है, तो 5 लाख रुपीज से कम इनकम वालों को जितना भी उनका टैक्स बनेगा मैक्सिमम 12,500 तक की रिबेट उनको यहां पर मिल जाएगी। ध्यान रखें, ये रिबेट उन्हीं को मिलेगी जिनकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है। अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है तो उनको ये रिबेट नहीं मिलेगी, फिर उनका टैक्स बनेगा और टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा तो इसलिए आपके ऊपर कोई एजुकेशन सेल्स, हेल्थ सेस ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। जो आपको रिबेट मिली वो पूरा आपकी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर गया, इसलिए आपकी टोटल फाइनल लायबिलिटी जो है वो जीरो आ रही है। अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह एप्लीकेबल होगा, आपके ऊपर कोई फीस एप्लीकेबल होगी तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये 6 के 6 स्टेप हमने पूरी कर ली है, कंफर्म कर ली है। तो अब आप देखेंगे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड फर्दर। अब आप उसको प्रोसीड करेंगे। जैसे आप उसको प्रोसीड करेंगे तो आपके यहाँ लिखा रहा है यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ जीरो, बिकॉज आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, ना ही आपका कोई रिफंड बन रहा है क्योंकि कोई TDS आपका पहले से डिडक्ट हुआ नहीं था। अब आप अपनी रिटर्न को प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपकी रिटर्न यहां से दिख जाएगी, किस तरह से आपकी रिटर्न यहाँ पे फाइल होगी। यहां पहले आप डिक्लेरेशन दे देंगे, ऊपर प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ प्लेस सेलेक्ट कर लें जयपुर। हम जयपुर के किसी SEC की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमने प्लेस सेलेक्ट कर लिया। पर्सन का नाम, फादर्स नेम, सेल्फ, कैपेसिटी ऑफ सेल्फ, पैन नंबर, ये सब कुछ ऑटोमेटिक फिल है। आपको सिर्फ प्रोसीड करना है प्रीव्यू की तरफ। आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखिए आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कुछ इस तरह से होगी। ये आपकी ITR 4 है और ये अब तैयार है बिल्कुल रिटर्न। आप इसको पहले देख सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो बैक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी रिटर्न अभी तक सबमिट नहीं हुई है, नीचे आ जाए एकदम। कोई भी चेंज आप इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपकी रिटर्न के सारा फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक पर जाएंगे, और नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे करेंगे, क्योंकि अगली प्रोसेस अब है आप रिटर्न को वैलिडेट करने जा रहे हैं। जब हम वैलिडेट करने जा रहे हैं तो
कुछ 5 एरर दिखा रहे हैं। यहाँ 5 एरर आई हैं, ऐसा एरर आपके पास भी आ सकती है। एरर का मतलब है यहाँ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपसे डालना रह गई है या फिर आपने गलत डाली है, तो वो आपको यहाँ दिखा दी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन रेसिडेंशियल स्टेटस, ये जो रेसिडेंशियल की इंफॉर्मेशन है, एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, शायद ये हमने नहीं डाली इस एससीसी की, या पहले से डली हुई नहीं थी। इसके अलावा जब हम ITR 4 फाइल करते हैं तो हमें अपने कुछ बैलेंस शीट भी बनानी होती है, जिसमें हमें अपने असेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पर शो करनी होती है। तो चलिए हम एक बार वापस जाते हैं, पहले रेसिडेंशियल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये हमने इसलिए भी आपके लिए छोड़ रखा था कि हम आपको दिखाएं कि कुछ अगर एरर्स आएंगी तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले एससीसी का फ़ोन नंबर डालेंगे। चलिए, तो जो एरर थी उसमें आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालना है, जो कि आपके रेसिडेंशियल या बिजनेस का फ़ोन नंबर होगा। यहाँ हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं 0141। तो हमने अपना फ़ोन नंबर डालना था और सही कर लिया डिटेल। अब इसको हम वापस से कंफर्म करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और एक एरर और थी हमारी, जो बैलेंस शीट की डिटेल हमें देनी थी वो हमने नहीं दी, तो वो बैलेंस शीट हमें फिल करनी होगी। यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको अपनी असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में बताना है। देखिए, जैसे वापस हम प्रोसीड करते हैं, अब हमारी वो जो एरर थी पहले वाली वो हट गई, क्योंकि हमने वहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया। अब हमारी बाकी 4 एरर्स को हम यहाँ पर रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, हमसे कुछ डिटेल, ये देखिए बैलेंस शीट की डिटेल पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट, ये आपको डिटेल कहाँ डालनी थी वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपको डिस्क्लोजर में डिटेल डालनी थी। डिस्क्लोजर एंड एग्जेंट इनकम है, जिसमें हमने कोई डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, वैसे आपको यहाँ पर ये डालनी पड़ेगी जब भी आप ITR 4 फाइल करेंगे। तो हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपने क्रेडिटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। जो मैंडेटरी है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ आपके एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, या कोई लायबिलिटी है, अदर अनसिक्योर्ड लोन है बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारे आप यहाँ दिखा सकते हैं। कुछ असेट्स हैं, फिक्स असेट्स, कोई इन्वेंट्री है, वो आप दिखा सकते हैं। अब एक ट्यूशन टीचर अपनी इन्वेंट्री में जो स्टेशनरी का सामान उसे काम आता है वो दिखा सकता है। दिखा सकता है, झूठ नहीं बोला ना, ठीक है, क्योंकि उसकी है तो वो असेट, बट वो इन्वेंट्री में काउंट होती है, स्टॉक नहीं हो। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको अपनी कैपिटल यहाँ पर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी असेट्स हैं, असेट्स को जोड़कर लायबिलिटी माइनस कर सकते हैं। लायबिलिटी माइनस करके जो डिफरेंस बचेगा, असेट माइनस लायबिलिटी, वो कैपिटल है। तो उस ऑप्शन में कैपिटल वाले में आप कैपिटल डाल दें। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है, और एक बार चेक कर लें, आपकी बैलेंस शीट में टोटल ऑफ कैपिटल और लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ असेट होना चाहिए। तो ये आपकी बैलेंस शीट मैच है। सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये बैलेंस शीट आपकी तैयार है, कंफर्म करेंगे और वापस प्रोसीड करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे, प्रोसीड करेंगे, वापस प्रीव्यू आपके सामने है रिटर्न का। जब भी आप कुछ चेंज करेंगे वापस आपके पास वो वैलिडेशन के लिए सारी चीज़ें आएंगी। प्रीव्यू आएगा, टैक्स लायबिलिटी आएगी, ताकि आप वापस कंफर्म कर सकें अगर कुछ चेंज होने के बाद टैक्स लायबिलिटी या उसमें चेंज हुआ है तो। प्रोसीड करेंगे वैलिडेशन पर। देखिए, ये अब आपके पास सक्सेसफुली एक मैसेज आ रहा है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल। यहाँ आपकी ITR 4 सबमिट अभी भी नहीं हुई है, लेकिन वैलिडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी आप दे चुके हैं, जो उनको चाहिए थी उनको मिल चुकी है। सो प्रोसीड करेंगे वेरिफिकेशन पर। लास्ट स्टेप पर है हम। अब यहाँ आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के 3 तरीके हैं। पहला, अगर आपके पास आपका आधार पैन से लिंक्ड है, मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, आपके पास OTP आता है आधार वाले मोबाइल नंबर या आधार नंबर के हिसाब से जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है डिपार्टमेंट के पास, उस पर अगर आपके पास OTP आता है तो आप E-वेरीफाई नाउ पर जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे सपोज अगर आपको OTP लेना आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड है आधार के पास या आधार से, तो आप इस पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और अगर नहीं तो आपके पास दूसरे तरीके भी हैं इस रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। वेरीफाई इसलिए कर रहा था कि ताकि ये समझ में आए कि रिटर्न आप ही फाइल कर रहे हैं या आप ही फाइल करवा रहे हैं, कोई और आपकी तरफ से गलत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को नहीं दे रहा है, इसलिए वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। आप इसको नेट बैंकिंग बैंक अकाउंट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, जहां से एक EVC कोड जनरेट होगा, उसको वैलिडेट करके आप इसको रिटर्न को फाइल कर सकते हैं फाइनली। अभी हमारे पास सपोज अगर किसी के पास
OTP नहीं है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आधार से, तो फिर दूसरा तरीका क्या है वो आपको बता देते हैं। बैक आएंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप बाद में लिंक करवाना चाहते हैं, जैसे रिटर्न फाइल कर रहे हैं बट अभी आपने लिंक नहीं करवा रखा, अपना आधार आपका मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो फिर आप इसको लिंक करवा के भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं बाद में। तो आप सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ई वेरीफाई लेटर। तो 120 दिन के अंदर आपको ये रिटर्न वेरीफाई करनी होगी। ये भी तरीका नहीं अपनाना चाहते तो तीसरा तरीका है, वो ये है कि आप ई वेरीफाई कर सकते हैं वाया ITR 5। ITR 5 में क्या होगा, यहां पर जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो एक ITR 5 ऑप्शन या ITR 5 एक्नॉलेजमेंट आपके पास जनरेट हो जाएगी। ITR 5 एक्नॉलेजमेंट जो जनरेट होगी उसको आप आगे 120 दिन के अंदर, रिटर्न फाइलिंग के 120 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC बेंगलुरु को भेजेंगे साइन करके। बाय स्पीड पोस्ट आप उसको भेजेंगे तो वो रिटर्न उनके पास जाएगी और वो वहां से ऑटोमेटिक उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं, कंटिन्यू करता हूं, तो ये लिखा था प्लीज, अब जैसे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, सबमिट कर रहा हूं रिटर्न को, तो प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। अब ये लास्ट ऑप्शन है जहां आप अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आपके लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं, मैं आपके लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं ई वेरीफाई लेटर। मैं इसको बाद में वेरीफाई करवाऊंगा, तो मैं इसको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास OTP वगैरह की फैसिलिटी नहीं है तो आप वेरीफाई इसको करवाएंगे ITR 5 से। उसके लिए आपको कंटिन्यू करना है, सबमिट करना है। हालांकि इसको आप बाद में भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप ये देखिए आपके पास मैसेज आ गया, ITR वेरीफाई वाया ITR 5, योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। एक ईमेल आपके मेल पर आ जाएगा और इसके बाद ये जो ITR 5 जनरेट हुआ यहाँ से, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है और इसको भेज देना है। ये देखिए लिखा हुआ है कि प्लीज सेंड द वेरीफाइड साइंड ITR 5। ये एक्नॉलेजमेंट है कि आपकी रिटर्न फाइल हो गई है और ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होगा अपने साइन करके, स्पीड पोस्ट से या फिर नॉर्मल पोस्ट से 120 डेज के अंदर अंदर। कहाँ भेजना है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये ITR 5 कैसा होता है। ये देखिए ये ITR 5 है और ये ITR 5 में आपको यहाँ सिग्नेचर करने हैं, डिक्लेरेशन करके सिग्नेचर करने हैं और इसको आगे इस एड्रेस पर भेज देना है, तो आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। अब सपोज अगर आप ये तरीका अपनाना नहीं चाहते हैं, आप इसको रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और ई वेरीफाई रिटर्न पे जाएंगे और ई वेरीफाई यहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ई वेरीफाई करने के लिए आपके पास फिर यही ऑप्शन आ जाएगा, या तो OTP से, आधार नंबर से, या फिर बैंकिंग EVC कोड से भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सो अब आपको हमने बता दिया किस तरह ITR 4 फाइल होती है, कैसे इसको वेरीफाई करना होता है। ये हमारा पूरा यहाँ कंप्लीट प्रोसेस खत्म होता है रिटर्न फाइलिंग का, उसको वेरीफाई कराने का। थैंक यू सो मच। आपको आई होप समझ में आया होगा कैसे रिटर्न फाइल करनी होती है ITR 4।